अगर हम 1990, 95, इवन 2000 तक देखें, ज़्यादातर जो रिसर्चर्स थे, लेबर स्टडीज करते थे, पॉपुलेशन स्टडीज करते थे, उसको एक प्रेजेंट किया जाता था कर्ज की तरीके से कि एक ये बहुत बड़ा कर्ज है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी, जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो लेबर इंसेंटिव हैं, उनमें ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं होता है। जो बड़े विकसित देश हैं वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव है, वहाँ विकसित फास्ट होती है, पॉपुलेशन कम है, तो इसलिए एक तरीके से इकोनॉमिक बैलेंस वो कर पाते हैं, मुनाफा उनको मिल पाता है। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो लोग खाने वाले ज़्यादा हैं, काम करने वाले कम है, और जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है वो कम है। पर जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, आईटी का प्रवेश हुआ, टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ, आज हम हर एक चीज जो कार्य करते हैं, व्यवसाय का कार्य करें, सोशल इंटरेक्शन का कार्य करें, सब में जो है आईटी का प्रचलन है, चीजें बढ़ रही हैं। आजकल एक बैठा गांव में बैठा एक बच्चा भी कार्य कर सकता है, प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकता है। तो अब पिछले 20-22 सालों में पॉपुलेशन को कर्स नहीं माना जाता। पहले तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो इकोनॉमिक थ्योरीज में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। इस तरीके से डेवलपमेंटल जो थ्योरीज बनी हैं, उसमें अब वो बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन एज अ ब्लेसिंग, मतलब कि एक एक भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। अब उस वरदान को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी के व्हील में लगा सकते हैं, किस तरीके से चर्निंग कर सकते हैं। और जैसे इस सरकार ने पिछले 6-7 सालों में कोशिश किया, डिफरेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप, स्टैंड अप और बहुत सारे आत्म भारत, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसमें अलग अलग छोटे बड़े व्यवसायों को जोड़ा गया, चीजों को जोड़ा गया, माइक्रो फाइनेंसिंग किया गया, एमएसएमईज को प्रबंधन किया गया, एमएसएमई मिनिस्ट्री बनाया गया, और चीजें की गई, और यूथ को इन्वॉल्व किया गया। तो इससे जो एक चीज देखने को मिल रही है, एक तो शिफ्ट है अंडरस्टैंडिंग में लोगों की, कि एक तरफ हम कहते थे ये तो कुआं है, खाई है, मुसीबत है, अब जो है उसे कहा जाता है ये बहुत अच्छी चीज है, पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब एक डायरेक्शनल पॉपुलेशन होनी चाहिए, अच्छे काम करने वाली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होनी चाहिए। और जहां प्रोडक्टिविटी की बात आती है, तो अगर हम देखें तो करीबन जो हमारी पॉपुलेशन है 17.17% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन की पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है इस समय, जिसका नीतिकरण है, जिसका ब्यौरा है सरकार के पास, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो वो पॉपुलेशन में जो है करीबन 50% लोग हैं जो 25 साल से कम की उम्र के हैं, 65% लोग हैं जो 35 साल से कम की उम्र के हैं, और 70% लोग हैं जो करीबन 50-55 साल की उम्र से, मतलब जो प्रोडक्टिव एज होती है उसमें करीबन हम लेके चलें तो 55 से 60% लोग 16 साल की उम्र से लेके 55-60 साल की उम्र तक हमारे पास हैं, जो प्रोडक्टिव, मतलब जो काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, देश का उद्धार कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। तो वो जो एक प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है, और जो अब ये टेक्नोलॉजी एनेबल्ड फ्रेमवर्क्स आए हैं, जहां पे एक व्यक्ति को एक जगह एक शहर में होना जरूरी नहीं है, वो कहीं पे भी बैठ के अपना कार्य कर सकता है। और कोविड के दौरान भारत को जरूर झटका लगा थोड़ा, जैसे बाकी देशों को लगा, बट इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली। चाहे हम टीचिंग की बात करें, चाहे हम पढ़ाने की बात करें, चाहे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे हम कृषि उद्योग को, बेसिक कृषि उद्योग से कृषि एग्रो इंडस्ट्रीज की बात करें, काफी लोगों ने अब टेक्नोलॉजी को यूज करके, स्ट्रक्चर्स को यूज करके अलग अलग जगह पे हिंदुस्तान में बैठ के प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। और अब वो जो है भारत सरकार पॉलिसी फ्रेमवर्क के द्वारा, चाहे वो एक्सपोर्ट को पुश करने की बात हो, चाहे वो और चीजों को पुश करने की बात हो, स्किल्ड डेवलपमेंट की बात हो, उसके द्वारा उसको और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट हो रहा है। तो पहली बात यह है कि भारत के लिए ये पॉपुलेशन कर्ज नहीं है, और ये बढ़ोतरी जा रही है। इनफैक्ट चाइना जैसा देश, जहां पे करीबन 70 से 80% जनता बुढ़ापे के अंदर जी। नॉन प्रोडक्टिव जोन में जा रही है, वहां पे इस चीज का रिस्क है। यूरोप के अंदर जहां पे करीबन 60% जनता नॉन प्रोडक्टिव ओल्ड एज में जा रही है, जहां प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज की यूजेज है और फैसिलिटीज की यूजेज है वो बढ़ जाती है, सरकार के ऊपर भार ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर हम्म। फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड करती है, हिंदुस्तान की तरह नहीं, जहां पे मेडिकल चीजें, ज्यादातर चीजें आप आम इंसान अपने व्यवसाय से कमाए हुए सेविंग से निकालता है। प्राइवेट वेंचर नहीं है जहां सरकार के अस्पताल ज्यादा है। तो इस तरीके से जो बाहर इन यूरोपियन देश या अमेरिका या और देशों में है, वो हिंदुस्तान में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। और इसके चलते हुए जो सरकार ने पिछले 7-8 सालों में प्रोग्राम लॉन्च किए, उनके फल स्वरूप हमें अब देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट भी बढ़ रहा है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे
कोविड के दौरान और कोविड के बाद जी। हिंदुस्तान विश्व के अंदर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। जब कोविड खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुए, बड़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, बट एकदम से जो ग्रोथ मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, और अब वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ओईसीडी हो और अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज हो, सब कह रही हैं कि हिंदुस्तान की जो ग्रोथ है, मोमेंटम है, जो लोगों से मिलता है। आज से 250 साल पहले इंसान की जो औसत आयु थी वो करीब 28 साल थी, अब 72 साल हो गई है। और मृत्यु दर 1985 में 1000 लोगों में 20 लोगों की मौत होती थी, अब 2022 में देखें तो ये 8 रह गई है। शिशु मृत्यु दर है उसमें भी कमी देखी गई है। वहीं जो और चीज़ें सामने आई हैं जनसंख्या को लेकर, अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि असमान रूप से हो रही है। जैसे मैंने बताया, यूरोप और अमेरिका के मुकाबले एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। साथ ही अफ्रीका महाद्वीप के लिए जनसंख्या वृद्धि जो है, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं वो एक अच्छे भविष्य की ओर भी इशारा कर रही है। तो ये जो अलग अलग महाद्वीप हैं, वहाँ जो जनसंख्या का मैं कहूँ दबाव है या इस संसाधन का इस्तेमाल है, वो किस तरह से हो रहा है? जब हम ये कहते हैं कि जनसंख्या अब एक कर्स नहीं माना जाता बल्कि इसको एक अवसर की तरह देखा जाता है, तब हम ये भी जानते हैं कि एक तरफ COP27 की बैठक हो रही है मिस्र में, जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़ी चुनौती है, उस बीच हम 8 अरब के आंकड़े को छू रहे हैं और जनसंख्या का दबाव कहीं ना कहीं इसके लिए सबसे बड़ा कारक है। बढ़ता प्रदूषण जनसंख्या से ही सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम सुविधाएं देने की बात करेंगे तब हम जानते हैं सब कुछ इंटरलिंक्ड है। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि जो नीतियां होनी चाहिए जनसंख्या और साथ ही साथ जो विकास हो वो पर्यावरण को भी साथ लेकर चले, इसे लेकर भी जो तमाम विकासशील देश हैं और खासकर जो भारत की भूमिका है वो हम जानते हैं कि किस तरह से हम पेरिस एग्रीमेंट को लेकर जो तमाम हमारे वादे हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। आप मानते हैं कि वो नीतियां सही जगह पर हैं, सही तरह से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? धरती ने अपने तरीके बना रखे हैं सीमाओं सीमाओं को कंट्रोल करने के। अब जिस तरीके से मानवता ने डिफॉरेस्टेशन किया, उसकी वजह से जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, डिस्टेबलाइजेशन हो रही हैं, उसकी वजह से भी जनसंख्या कुछ जगहों में कम होती है। अब जैसे ये वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया की, वहाँ पे भी जनसंख्या कम हो रही है। अब यहाँ पे मानव का ही रोल है, मानव ही काम कर रहा है, चाहे हम डिफॉरेस्टेशन करें, चाहे हम वॉर करें, चाहे और एक्ट्स करें जो इस धरती के हित में नहीं है, तो धरती भी उसी तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करती है और उसका खामाजा जो चीज है, जैसे सुनामी आई थी 2004 में, काफी लोगों की, काफी देशों के अंदर बहुत त्राही त्राही हुई थी। इस तरीके से अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे मातृभूमि को, ये मातृभूमि भी हमें उसी तरीके से जवाब देगी। तो ये कहें कि हम जो है पॉपुलेशन बढ़ाए जाएं, पर भारत की नीतियां भी रही हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की भी नीतियां रही हैं। पॉपुलेशन कौन कंट्रोल करना है वो बहुत जरूरी है। हमें देखने को मिल रहा है जो पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, जैसे अभी मेरे कॉलीग ने भी बताया कि अफ्रीका के अंदर बढ़ता जा रहा है, हिंदुस्तान में भी यही हाल है कि जो लोग अच्छे पढ़ाई, अच्छी सी लिखाई, अच्छे से खाना नहीं दे सकते हैं, वो तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और जो लोग दे सकते हैं, अमीर हैं, रिच हैं, इन्फ्लुएंट हैं, जो अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं, अच्छी पढ़ाई की शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं, स्वच्छ चीजें दे सकते हैं, जो भारत सरकार की पॉलिसीज को भी समझते हैं, वहां पे बहुत हद तक पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। कुछ में एक बच्चा है, कुछ में कोई भी बच्चा नहीं है। ये हमें मेट्रो सिटीज में भी देखने को मिल रहा है। और जो लोग नहीं कर सकते, जिनके पास एक वक्त की रोटी खाना देने के लिए नहीं है, वहां पे 8-8, 10-10, 15-15 बच्चे हो रहे हैं। तो ये देखना किसी भी देश को, अफ्रीका में भी यही हाल है। ऐसे ऐसे कस्बे हैं, नेशंस हैं, स्टेट्स हैं वहां पे, जहां पे उनके पास खाने के लिए नहीं है, दवाई देने के लिए नहीं है, बेसिक वैक्सीनेशन देने के लिए नहीं है, पर वहां पे बच्चे जो है पेड़ पौधों की तरह ग्रो करते जा रहे हैं बहुत सारे। अब ये देखना जरूरी है कि हम कौन सी पॉपुलेशन ग्रोथ किया। हम ये नहीं कह रहा हूं कि अमीर के बच्चे को ग्रो करना चाहिए, गरीब के बच्चे को ग्रो नहीं करना चाहिए, इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। पर जहां पे हम रोक लगा रहे हैं, भारत सरकार रोक लगा रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, बाकी कुछ देशों ने भी किया। कुछ देशों ने किया कि सरकारी जो लोग काम करते हैं महकमे में, अगर 2 बच्चे होंगे या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, ईस्ट एशिया में जी। देखा गया, उनको कहा कि आप पेनल्टी दीजिए। अब पहले चाइना ने लगाया कि एक बच्चा होना चाहिए, एक बच्चे से ज्यादा करेंगे तो पेनल्टी होगा, कहीं को देश निकाला भी दे दिया। अब जो है उन्होंने किया कि अब आप ज्यादा बच्चे करिए, 2 करिए, 3 करिए। यूरोप के अंदर क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे, वहां पे मिनिस्ट्रीज बनाई जा रही हैं लोनलीनेस की, चाइल्डहुड की, मदरहुड की, ताकि जो है वहां पे बढ़ावा दिया जा सके बच्चे पैदा करने के लिए। जो सरकारी नीति है, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे किसी और देश की हो, चाहे वो यूएन की हो, वो इस चीज को देखे कि जो इंसान
अच्छी पैदावार करके, अच्छा शिक्षा देके एक अच्छा नागरिक बना सकता है इंसान को, उसकी वो क्षमता को रोकना नहीं चाहिए हमें। उसको ठीक-ठाक एक एवरेज, जैसे भारत ने कहा 2 बच्चे करें, ऐसे करके बढ़ाना चाहिए। पर जो लोग नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगानी ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ़ जो खाना माँगने वाले हैं वही लोग हों, जो प्रोडक्टिविटी की बढ़ोतरी की नहीं कर पाएँ वो लोग ना हों हमारे पास। तो मेरे विचार में भारत सरकार को ये देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से और योजनाएँ ला सकें, ऐसे प्रावधान कर सकें कि वो लोग भी मोटिवेट हों कि जो क्षमता दे सकते हैं वो हों, और जो क्षमता नहीं दे सकते वो भी मोटिवेट हों कि भैया हमें अपने 4 बच्चे पढ़ाने हैं तो 4 बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, अच्छा रहन-सहन दें, जी। अच्छा खाना दें, अच्छा पर्यावरण दें। ऐसा ना हो कि वो गलियों में खेल रहे हों, वहाँ पे जो है नदियाँ बह रही हैं गंदे पानी की, और उसमें खेल के बढ़ रहे हों। हिंदुस्तान गाँव का देश है। जी। गाँव से लोग आते रहे हैं। गाँव से सारे हमारे चाहे कितने लीडर्स हों, साइंटिस्ट हों, सब गाँव से आए हैं। तो सारा ही एक गाँव है हिंदुस्तान जो रहा है। तो ये कहना कि बिल्कुल। अमीर-गरीब नहीं, बट ऐसे कि जो क्षमता है, जिसके पास क्षमता है, उसको प्रावधान मिले कि वो और बच्चे करे, और जिसके पास क्षमता नहीं है, उसको मोटिवेशन मिले कि वो कम बच्चे करे, ताकि एक बैलेंस्ड ग्रोथ देख सकें, ताकि हम देख सकें कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट हो, और भारत जो है जैसे विश्व में अभी भी तेजी से चल रहा है, और तेजी से विकसित कर सके, और तेजी से आगे बढ़ सके। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। वैश्विक जनसंख्या के 8 अरब का आंकड़ा छूने को संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास के पड़ाव में एक मील का पत्थर बताया है। कुल 8 अरब की जनसंख्या के विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 प्रमुख देशों की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार चीन पहले नंबर पर है। चीन की मौजूदा जो जनसंख्या है वो 143 करोड़ है। दूसरे पायदान पर भारत है जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ है। अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है, 34 करोड़ की जनसंख्या है अमेरिका की। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है और इसकी जनसंख्या 28 करोड़ है। पाकिस्तान 24 करोड़ की जनसंख्या के साथ विश्व में 5वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों से पता चलता है कि वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब और 2100 में 10 अरब के पार हो सकती है। जबकि वैश्विक जनसंख्या को 7 से 8 अरब तक बढ़ने में अगर हम देखें तो ये जो आंकड़ा हमने छुआ है 7 से 8 अरब होने का, ये 12 साल का वक्त लगा है इसमें, जब हम 8 अरब हुए हैं 7 से। 9 अरब तक पहुंचने में लगभग 15 साल लगेंगे हमें, यानी 2033 तक जनसंख्या 9 अरब के पार हो सकती है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि वैश्विक जनसंख्या की समग्र विकास दर धीमी हो रही है। 2022 में 2 सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र जो रहे हैं वो दोनों एशिया में हैं। 2.3 अरब लोगों के साथ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया और 2.1 अरब लोगों के साथ मध्य और दक्षिणी एशिया इसमें शामिल हैं। चीन और भारत प्रत्येक 1.4 अरब से अधिक की जनसंख्या के साथ इन 2 क्षेत्रों में अधिकांश आबादी के लिए जिम्मेदार है। हालांकि वार्षिक विश्व जनसंख्या के रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1950 के दशक के बाद ये पहली बार है जब जनसंख्या अपने सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। जैसे मैंने बताया कि 2020 में जो ये दर है वो घटकर 1% से भी कम रह गई है। इन तमाम आंकड़ों के बीच जाहिर है कि जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। आखिर क्यों 8 अरब की जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो मानव जीवन के पड़ाव में अहम है? ये जनसंख्या अपने आप में एक बड़ा संसाधन है जो किसी भी देश के विकास को गति देने में सक्षम है, लेकिन तुलनात्मक रूप में संसाधनों की सीमित संख्या के चलते एक बड़ी चुनौती भी है। साथ ही मिनिमम मैं कहूँ कि जो लिविंग के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उसे बनाए रखना भी एक बड़ा चैलेंज है बड़ी जनसंख्या के लिहाज से। इसलिए बढ़ती जनसंख्या के साथ ही नीतियों और उसका सख्त क्रियान्वयन आज सबसे ज्यादा जरूरी है।